So students, I believe that you must have seen the last video where I explained about the first part of central problems of an economy. And if there are any doubts, you can ask me on my personal mobile number 7014831585 through WhatsApp or by calling if there are any doubts. Now to move on, we are going to move to the next part of that same chapter where we are going to talk about production possibility curve. PPC or PPF, we can also say it production possibility frontier. First of all, why do we use it in economics? Because this is one of the main tool of modern economics, and this concept basically gives the answers to many of the economic problems and scarcity and choice which we deal with, and this chapter is about that only. So let us look towards the definition of it. The production possibility curve, also known as the production possibility frontier, is a graph that shows the maximum number of possible units a company can produce if it only produces two products using all of its resources efficiently. Basically it's a graph जो कि ये बताता है कि जो एक कंपनी है, या फिर आप अगर एक पूरी कंट्री को एक कंपनी मान लो और सिर्फ वो दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर वो दो ही प्रोडक्ट बनता है तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पॉसिबल यूनिट्स हैं कि वो कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है दोनों में. मतलब अगर 100 यूनिट्स एक का है तो दूसरे का कितना यूनिट्स है, अगर 90 यूनिट्स एक का है तो दूसरे का कितना है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है. तो इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है उससे कैसे डील करना है. एंड व्हाट वर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी? व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. So let's go towards the graph which is presented over here. पहला एग्जाम्पल है टेबल नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, एप्पल्स एंड व्हीट इन लाख टन्स. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज A B C D E, 5 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उस कंपनी में. तो पहला क्या होता था, एप्पल्स अगर वो प्रोड्यूस करेगा 100, मतलब पूरी की पूरी जो उसका सिस्टम है, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा का पूरा वो अगर एप्पल पे लगा देगा तो वो 100 लाख टन्स ऑफ एप्पल प्रोड्यूस कर सकता है. बट व्हीट कितना प्रोड्यूस करेगा? 0. अगर बी पे जाते हैं हम, तो अगर वो 90 लाख टन्स एप्पल प्रोड्यूस करता है तो वो 10 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है. अगर वो 70 लाख टन्स एप्पल प्रोड्यूस करता है तो 20 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है. 40 लाख टन्स एप्पल प्रोड्यूस करता है तो 30 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है. और अगर जीरो एप्पल प्रोड्यूस करता है तो 40 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है. तो दो केस सिनेरियो यहाँ पर आ गया. ए में अगर वो पूरी की पूरी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एप्पल पे लगा दे तो 100 लाख टन्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो पूरी की पूरी कैपेसिटी अगर व्हीट पे लगा दे तो 40 लाख टन्स प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पे 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एजम्पशन लेके चलना पड़ता है 3 चीज़ों का. रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे हम मान के चलते हैं कि गिवन है, उतने ही रिसोर्सेज हैं और वैसे ही रहेंगे. गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब पूरा यूज़ हो रहे हैं, उसमें आधा मात्रा में और यूज़ नहीं हो रहा है. ये एजम्पशंस है बिकॉज रियलिटी में ये नहीं होता है. एंड द लास्ट एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी ऊपर नीचे नहीं करे, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे करेगी तो चेंजेस आएंगे. तो इसीलिए ये 3 चीज़ें कांस्टेंट रहती है, ये एजम्पशंस होते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है. अब देखिए हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनाते हैं. दिस इज द कर्व, ठीक है. ये आपके वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में आपके व्हीट लाख टन्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड वाई एक्सिस में एप्पल्स लाख टन्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. और ये हमेशा कॉनकेव होता है, ठीक है. वाई इट इज कॉनकेव क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एप्पल्स में स्पेशलाइजेशन है, जो वाई एक्सिस है उसमें स्पेशलाइजेशन है. अगर वाई एक्सिस से हम एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस का जो छूट रहा है वो नुकसान होगा. ये जो मात्रा है ये नुकसान है, और ये व्हीट का प्रॉफिट है जो नीचे आ गया उसके अंदर हम लोग, ठीक है. सो दैट्स वाई पीपीसी कर्व इज यूज्ड कि हम लोग अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना यूनिट हम इसका बढ़ाएंगे तो उसका कम होगा, या फिर इसका घटाएंगे तो उसका बढ़ेगा. बेसिकली दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ पीपीसी कर्व विद ऑल द assumptions which I have shown you. Now moving to the next slide, जिसके अंदर हम बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कब शिफ्ट करता है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो कैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है. और कब कब शिफ्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली व्हेन द टेक्नोलॉजी जिसको हमने कांस्टेंट माना था अगर वो बेटर होता है तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा. एम आई राइट? रिसोर्सेज बेटर होते हैं
तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज आर इंक्रीज और रिड्यूस। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करता है या रिड्यूस करता है तो पीपीसी शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली अगर ये आउटपुट है आपका बी ए, आपका जब वो कांस्टेंट था, जब हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे थे, हमने जो एजम्पशन माना था, जिस समय हम काउंट कर रहे थे उस समय ये था बी और ए, ठीक है। तो ये आपका पीपीसी था एट द स्टार्ट। अब आपका रिसोर्स जो है वो इंक्रीज कर गया तो पीपीसी क्या करेगा, आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। बिकॉज आपका जब रिसोर्स बेटर हुआ है, इंक्रीज किया है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी बेटर आएगी, चाहे वो एप्पल की हो, चाहे वीट की हो, या फिर कोई भी और आप बात कर रहे हो। तो इट विल शिफ्ट टू क्यू पी बिकॉज रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर रिसोर्सेज रिड्यूस कर गया, ठीक है, अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपकी पॉपुलेशन गिर गई, लोग बीमार ज़्यादा पड़े, जैसे अभी कोरोना के क्षेत्र में हमारा रिसोर्सेज गिर गया है, एम आई राइट, रिसोर्सेज गिर गया तो प्रोडक्शन नील के बराबर आ गई है, ठीक है। जैसे ही रिसोर्सेज गिरेगा वैसे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनवर्ड शिफ्ट करेगा, ये एस और आर। अगर बेटर होगा तो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा क्यू एन पी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके अंदर हम बताएंगे टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है। सो टेक्नोलॉजी जो अगर चेंज होती है टेक्नोलॉजी के अंदर तो क्या इफेक्ट आता है आपके पीपीसी के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर में। अब अगर ए क्यू माने आपका ये इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स एंड यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई को मान के चल रहे हैं, ये है आपके आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ दी पीपीसी। अब इन तीनों को जो एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे है। सपोज करिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो क्यू प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्स एक्सिस में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्यू, गुड है, गुड का नाम है क्यू, वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका टेक्नोलॉजी बेटर हो गया है, लेकिन ए का टेक्नोलॉजी बेटर नहीं हुआ है। तो क्या होगा, सेम एफिशिएंसी में, सेम रिसोर्सेज में, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच हैज़ गॉन बेटर ऑफ क्यू प्रोडक्शन, Q1 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा पर ए का नहीं बढ़ेगा। उसी रिसोर्सेज में उतने ही लेबर्स के साथ आपका जो ए का प्रोडक्शन है वो उतना का उतना है, लेकिन क्यू का क्यू से Q1 की तरफ बढ़ गया। वाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड टू प्रोड्यूस क्यू। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, मशीन आया है नया, जिसकी वजह से इसका इम्प्रूवमेंट हो गया। सेम टू सेम हो सकता है ए के साथ। अगर क्यू का टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी बेटर नहीं हुआ है और ए का बेटर हो गया है, तो क्या होगा, उतने ही रिसोर्सेज में क्यू तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन ए का ए से A1 की तरफ चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होगा इंडिया के अंदर बहुत सालों पहले तक, अगर आप आज से 15-20 साल पहले चले जाएं, इफ़ यू कैन गो बैक 15-20 ईयर्स बिफोर, तो आपके इंडिया के जो कॉल सेंटर्स थे या जो यूथ थे वो इतने ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर बेटर हुई। टेक्नोलॉजी कैसे, हम कंप्यूटर में बेटर हुए, हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बेटर हुए, हमारा रिसोर्सेज बेटर हो गया उसके अंदर। तो क्या हुआ, वो एक शिफ्ट हुआ। शिफ्ट किधर हुआ, सिर्फ कॉल सेंटर के। तो आपने देखा होगा यूथ जनरेशन जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गई, और जैसे ही वो वहाँ पे शिफ्ट हुई तो सेम एफिशिएंसी में, सेम पीपल के साथ हमने दूसरी जगह शायद इंप्रूव उतना नहीं किया जितना इंप्रूव किया इस जगह पर। सो दैट्स वाई इट इज A to A1 शिफ्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, इन केस अगर हम सपोज करो एप्पल और वीट मान के चल रहे हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, अगर एप्पल की भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है प्रोड्यूस करने की और वीट की भी हो रही है, तो क्या होगा, दोनों का आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इन द सेम मैनर, जो कि ये बताता है आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी, X1 Y1 X2 Y2। ये हो गया कैपिटल गुड्स, ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी बेटर कर ली, कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी बेटर कर ली। तो दोनों का सेम रिसोर्सेज में, सेम लेबर होते हुए, सेम लैंड होते हुए शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ, विच इज़ एक बढ़िया शिफ्ट है। इनसाइड शिफ्ट जो होता है वो हमारे लिए लॉस है, आउटसाइड शिफ्ट जो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट पीपीसी कर्व में हमें दिखाई देती है कि कैसे हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी से पीपीसी कर्व इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अस ऑल द थिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। दो उसमें 3 अजम्पशंस रहते हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं जब भी हम बनाते हैं। अगर आप उसे बाहर निकाल देते हो तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा, हमारा बेटर होगा, रिसोर्सेज इंप्रूव में हम बेटर करेंगे। दीज आर दी 2 थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बेसिकली
आप इसको पढ़ें उससे पहले ये ड्राइंग देखिए। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक बच्चा, ठीक है, वो स्टडी करता है, अपने टाइम को यूज़ करता है, तो वो क्या होगा, उसके रैंक बेटर होते जाएंगे, A+ या फिर A, जो भी है, B से A की तरफ जाएगा, A+ जाएगा। लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो टाइम जो वो लीजर में बिताता, इंजॉय करता, वो रह गया। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पढ़ाई करने के लिए उसे एक कॉस्ट देना पड़ रहा है। दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वो लीजर टाइम, वो फ्री टाइम। ये उसका लॉस है और ये उसका गेन है। एंड दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपल टर्म्स। आप दो चीज़ों में से जब कोई एक चीज़ चूज़ करते हो तो दूसरी चीज़ को आपने मना कर दिया। तो जो चीज़ को आप मना कर रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलना था, वो जो छूट गया है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ये करने के लिए। बात समझ आई? तो अब हम इसको आगे अगर बढ़ाएं, प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो व्हेन एन ऑप्शन इज चूजन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज करते हो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय नॉट enjoying the benefit associated with the best alternative choice। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस था, उसके अलावा जो बेस्ट था, आपने जो वो चूज नहीं किया, वो जो जाने दिया, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉस्ट। इसमें आपका मॉनेटरी या फाइनेंशियल कॉस्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, मतलब आप सिर्फ मॉनेटरी डील नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल कॉस्ट पे डील नहीं कर रहे हो। इसमें आपका टाइम भी आ सकता है, इसमें आपके इमोशंस भी आ सकते हैं, इसमें बहुत चीज़ें साथ में अटैच हो सकती है। द रियल कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉरगोन लॉस्ट टाइम, प्लेजर और एनी अदर बेनिफिट दैट प्रोवाइड्स यूटिलिटी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो टाइम आपने लॉस किया, जो प्लेजर आपने लॉस किया, आपको क्रिकेट खेलना था, आपने पढ़ाई करी है, तो क्रिकेट खेलने का जो प्लेजर था, जो एंजॉयमेंट था, जो आपने लूज़ किया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो पैसों में आप नहीं गिन सकते, लेकिन वो कॉस्ट है जो आप फॉरगोन कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपल terms। I believe you all have understood। So now next move on to the next slide to present it better। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, ताकि आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आ जाए। तो लेट्स रीड वन बाय वन। यू ऑल्सो प्लीज़ रीड इट विथ मी, ताकि आपको समझ में आए। और अगर बाई चांस कोई एग्जाम्पल ना समझ आ रहा हो तो यू कैन आस्क योर डाउट्स at my phone number which I have said you in my last video। Here it is। Someone gives up going to see a movie to study for a test in order to get a good grade। कोई मूवी नहीं जाता है पढ़ाई करने के लिए ताकि उसे अच्छा ग्रेड मिले। The opportunity cost is the cost of the movie and the enjoyment of seeing it। उसका opportunity cost क्या हुआ? वो मूवी नहीं देखना और उसका जो enjoyment था, वो जो उसका छूटा है, वो उसका opportunity cost है। नेक्स्ट, एट द आइसक्रीम पार्लर, आप आइसक्रीम पार्लर में गए, यू हैव टू चूज बिटवीन रॉकी रोड एंड स्ट्रॉबेरी। दीज आर द टू आइसक्रीम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, रॉकी रोड एंड स्ट्रॉबेरी। व्हेन यू चूज रॉकी रोड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द एंजॉयमेंट ऑफ द स्ट्रॉबेरी। आपने जो स्ट्रॉबेरी को जाने दिया, उसका जो एंजॉयमेंट था खाने का, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज आपने रॉकी रोड चूज किया। अ प्लेयर अटेंड्स बेसबॉल ट्रेनिंग टू बी अ बेटर प्लेयर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वैकेशन। वो वैकेशन नहीं लेता है, वो बेसबॉल ट्रेनिंग पे ध्यान देता है। तो एक्चुअल में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? वो जो वैकेशन में एंजॉय करता, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। आई बिलीव यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। सो अब हम आगे फटाफट पढ़ लेते हैं। जिल डिसाइड्स टू टेक द बस टू वर्क इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। इट टेक्स हर 60 minutes टू गेट देयर ऑन द बस एंड ड्राइविंग वुड हैव बीन 40। सो आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 20 minutes। This semester you can only have one elective and you want both basket weaving and core। You choose basket weaving and the opportunity cost is the enjoyment and value you would have received from core। So now आपने अगर कोई भी एक चीज़ चूज करी है जो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था, आपने वो जाने दिया है। जब आपने वो आप जाने देते हो तो ये तो आप पा रहे हो, लेकिन इसकी बजाय आपने जो लूज़ किया है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ लेना। मैं आपको PDF में ये फाइल भेजूंगा ताकि आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकें और इसको समझ सकें। और इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी, एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, वी नीड टू मूव ऑन टू द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द टोटल वॉल्यूम जो आप मिस कर रहे हो इन दी ऑल्टरनेटिव
बेस्ट यूज़, पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक यूनिट का डिफरेंस बताता है आपको। मार्जिन में जो डिफरेंस हो रहा है वो बताता है कि अगर आप इससे यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुए, जैसे सपोज करो आप गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हो और गुड वाई भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। गुड एक्स में आप जब 100 प्रोड्यूस करते हो 100 टन, और गुड वाई में तब आपका 0 टन होता है। लेकिन आप 100 टन से जब यहाँ पे 90 टन में आते हो तो यहाँ पे 10 टन होता है। तो ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे 10 टन का डिफरेंस और यहाँ पे 10, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अब इसके बाद जब आप 90 से 70 में आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आता है, 10 से खाली 15 हो रहा है, 20 हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? एक ही रीज़न है, बिकॉज आप जब 100 टन प्रोड्यूस कर रहे हो गुड एक्स का, तो आपकी स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर आपका लेबर स्पेशलाइज्ड है, आपके रिसोर्सेज स्पेशलाइज्ड है। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो उसको यहाँ पर आके स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, दैट विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। तो वो स्पेशलाइज्ड है नहीं उस यूज़ के लिए, तो ऑब्वियसली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसमें ये चीज़ दिखती है सीधे सीधे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड as the ratio of a number of units of a good sacrificed to produce an additional unit of another good। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक रेशियो है जो कि बताता है हमें कि हमने जो गुड सेक्रीफाइस किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड जो सेक्रीफाइस किया है दूसरे गुड का एक यूनिट पाने के लिए, एडिशनल यूनिट पाने के लिए, वो जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको रेशियो बनेगा, उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और एक नाम है उसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड कैन बी एस्टिमेटेड एज, इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके कुछ सम्स आपके इकोनॉमिक्स में आएंगे सेकेंड चैप्टर में। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। जो गुड वाई है उसका जो लॉस ऑफ आउटपुट है, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स स्लैश बाय करके जो गेन हो रहा है आउटपुट ऑफ गुड एक्स का, उसका जो रेशियो आता है दैट इज डेल्टा वाई स्लैश डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू Y2, जो लास्ट वाला डेल्टा था जो आपने नीचे गिराया है, माइनस Y1 स्लैश X2 माइनस X1। तो इसका जो फिगर होगा और उसका जो रेशियो आएगा वो आपका मार्जिनल आउटपुट कॉस्ट है। इसको यहाँ पर हमने ग्राफ में समझाया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, वीट केजीज में और क्लोथ मीटर्स में हम प्रोड्यूस करते हैं। 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस होता है तो 0 मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है। 90 kg ऑफ वीट आता है तो 25 मीटर्स ऑफ क्लोथ आ रहा है। 70 kg आता है तो 50 आ रहा है, 40 आता है तो 75 आ रहा है, 10 आता है तो 85 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 87 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 100 नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन था, आपने अचानक यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है सेम स्पेशलाइजेशन तो होगा नहीं, am I right? तो सेम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी नहीं। तो इसीलिए उसका अब रेशियो कैसे निकाला, 100 0 था तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 100 माइनस 90 कितना हुआ, 10, 0 से 25 की तरफ गया तो प्लस 25 हो गया, 10/25 कितना आएगा, 0.4 हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ से 90 से 70 की तरफ आया है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे 25 से 50 की तरफ है, यहाँ पे खाली 25 ही है वापस, तो 25 इज इक्वल्स टू 0.8। सेम 70 से 40 की तरफ 30, और यहाँ पे 50 से 75 अगेन 25 ही है, तो 1:2, 1.2। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बेसिकली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रीज़न वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया, स्पेशलाइजेशन एक जगह है और एक जगह नहीं है, लेकिन ये बहुत काम आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमें प्रोवाइड कराता है कि हम आगे कैसे डील करेंगे अपने प्रॉब्लम से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको एक प्रॉपरली पूरा डिटेल में समझाया हुआ है व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको समझिएगा। ग्राफ है मैगी और पास्ता का, आपको खाना भी पसंद होगा और डिसाइड करने में भी बहुत दिक्कत आती होगी कि क्या खाएं बेसिकली। तो मैगी का केजी है 100, पास्ता का 0 है प्रोडक्शन, 90 25 70 50 40 75 10 85 0 87। अगेन द सेम रेशियो इज देयर। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर पास्ता, ज़्यादा पास्ता प्रोड्यूस करने का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट ऑफ पास्ता, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ पास्ता व्हेन सम रिसोर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मैगी टू द प्रोडक्शन ऑफ
पास्ता। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जब आपका रिसोर्स मैगी से निकल के पास्ता की तरफ जाएगा तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी चीज़ को, इसी जो आपने टेबल शो किया है, इसको हम ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखिए, बिकॉज ग्राफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब देखिए ग्राफ वाई एक्सिस पे मैगी है, एक्स एक्सिस पे पास्ता है, ठीक है। मैंने कहा था हमेशा ये जो ग्राफ है वो कॉनकेव में काम करता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे 100 है और एक्स एक्सिस पे क्या है 0, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर है, अगर ये 100 पे तो ये 0 पे है। अब अगर ये 90 पे आया, 90 पे आया ये, तो ये कितने पे आ गया 25 पे। ऐसे करके ये ग्राफ शो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और जितनी बार ये आगे बढ़ रहा है इसका ये जो लॉस है ये गेन है, ये लॉस है ये गेन है, ये लॉस है ये गेन है, ठीक है। दिस इज द लॉस ऑफ मैगी आउटपुट, दिस इज द गेन ऑफ पास्ता आउटपुट, और इसका जो आपका रेशियो निकलेगा वो हो गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम मैगी टू पास्ता। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल में बताएं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज as resources are shifted from Maggi to pasta. Initially, when 25 kg of pasta is produced, 10 kg of Maggi is to be sacrificed. For the next 25 kg of pasta, 20 kg of Maggi is to be sacrificed and so on. तो marginal opportunity cost जो है वो rise की तरफ जा रहा है आपका। इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपको sacrifice ज़्यादा करना पड़ रहा है for every unit of rise in the और द शिफ्ट फ्रॉम मैगी टू पास्ता, और ये हर केस में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों का डिफरेंस क्या है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेटेड एज इन फिगर 10। आपका अगर आप ये फिगर ले लो 10 नंबर, ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी क्रॉप 1, अपॉर्चुनिटी क्रॉप 2, लॉस गेन, ठीक है। एजम्पशंस क्या है, गिवन लैंड इज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 1 टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 2 व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एजम्पशंस आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो अब इसी रेफरेंस के थ्रू अगर हम लोग टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2 इज टोटल लॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1, दैट इज ये जो आपके आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। सम रिसोर्सेज को जब हम शिफ्ट करते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। वो कैसे काउंट होगा, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। तो अब हम ये कैसे काउंट करेंगे, आर एस लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 डिवाइडेड बाय एल एम लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो सी डी लॉस, ये गेन डी ई, ये जो भी आएगा नोट केयरफुली दैट सी डी बाई डी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पीपीसी। अब ये स्लोप देखिए आप, ये स्लोप है पीपीसी का, ये है आपका, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये आपको ध्यान रखना है, पीपीसी का स्लोप हमेशा कॉनकेव होगा, क्योंकि आप जितना एक साइड से सेक्रीफाइस करोगे और दूसरे साइड पे बढ़ाओगे उतना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बढ़ेगा, आपका सेक्रीफाइस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉनकेव। हेंस द कंक्लूजन दैट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आइडेंटिकल विथ स्लोप ऑफ पीपीसी। तो ये कंक्लूड करता है जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आइडेंटिकल है पीपीसी के स्लोप से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिफरेंसेस समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, बिकॉज अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा दोनों को समझना और डिफरेंशिएट करना दोनों के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्सिटी एंड चॉइस। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ये क्या करता है, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट के ऊपर के बारे में बात करता है जब एक चीज़ का शिफ्टिंग होती है यूज़ 1 से यूज़ 2 में। तो आप जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ था जो आप उसको जाने दे रहे हो उसका जो लॉस है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक और फिनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। ये एक एडिशनल यूनिट जो आपने लिया है, इस दर से शिफ्ट करके इधर लेके गए हो, उसका जो आपके कॉस्ट लग रहा है या फिर जो आप सफ़र कर रहे हो, उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। यूज 1 के यूज 2 में जब आप शिफ्ट करते हो तो यूज 1 में जो लॉस ऑफ आउटपुट है और यूज 2 का जो गेन ऑफ आउटपुट है, उसका जो रेशियो है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन हैव अ मॉनेटरी वैल्यू और नॉट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मॉनेटरी वैल्यू में भी आप कई बार हो सकता है और कई बार इट कैन बी जस्ट टाइम, इमोशंस एंड ऑल, एंजॉयमेंट एंड ऑल, ऑल राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके उसमें भी जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में डिसाइड होता है। Opportunity cost includes the value of lost time, output, utility and the benefits that might have been enjoyed if the other choice is made। जो मैंने अभी आपको बात कही, अगर आपने दूसरा चॉइस किया होता तो आपका जो एन्जॉयमेंट होता, जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ इमोशंस जुड़ते, जो आप टाइम को ऐड करते हो, वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यूज़ होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ लॉस्ट टाइम, आउटपुट, यूटिलिटी एंड द बेनिफिट्स दैट माइट हैव बीन एंजॉयड इफ द अदर चॉइस इज मेड। मार्जिनल कॉस्ट इन सबको नहीं देखता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज विजिबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली विजिबल नहीं होते, वो आपको पता लगाना पड़ता है कि आपने ये छोड़ा है तो आपको ये मिला है, तो इसका जो लॉस है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ का, और यहाँ पे एक गेन हो रहा है आपका, वो अलग हो गया। तो हम खाली उस जो लॉस हो रहा है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्ट आर विजिबल। मार्जिनल कॉस्ट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है जो मैं आज इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड चैप्टर के जो डेफिनेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ ऐड करना चाहूँगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो वहाँ तक मेरा डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर में आपके पास वहीं तक है, उसके साथ कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जब आप उसे पढ़ोगे, तो वो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर है, तो आपको वो फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। एंड वहाँ तक भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग द नंबर 7014831585। वाई? बिकॉज उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी। नाउ वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड? पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? तो उसका आंसर है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज विद द गिवन रिसोर्सेज, जो गिवन रिसोर्सेज है और जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो हम हमेशा मान के चलते हैं, एजम्प करते हैं, एजम्पशन में रखते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 2 इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 1। क्योंकि रिसोर्सेज स्टैग्नेंट है, टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट है, तो गुड 2 में आउटपुट कैसे बढ़ेगा जब आप गुड 1 से कोई चीज निकालोगे। एंड दैट्स वाई पीपीसी स्लोप्स downwards. Thus in figure 10, when output of crop 2 increases by Lm is equals to M minus OL, output of crop 1 decreases by Rs is equals to OR minus OS, जो आप पीछे वाले स्लाइड में देख सकते हो। I'll send you the PDF. Now why PPC is concave to the origin? Slopes downward क्यों होता बता दिया, concave क्यों है origin से? Here note the following points carefully. When a curve is concave to the origin, it means that it has an increasing slope as we move along this curve from left to right. जब concave होता है slope, तब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग स्लोप पर है। और यही हम बात कर रहे हैं पीपीसी के बारे में कि आप गुड 1 से कुछ लूज करोगे तभी आप गुड 2 में ऐड करोगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉनकेव। सिंस स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पीपीसी का स्लोप है वो ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तो इंक्रीजिंग स्लोप इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो इंक्रीज कर रहा है स्लोप वही इंप्लाई करता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, जो हमने बताया आपको पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। Accordingly, it is concluded that PPC is concave to the origin because as more and more resources are shifted from opportunity 1 to opportunity 2, marginal opportunity cost tends to rise। तो ये क्लियर हो गया कि जितना ज़्यादा हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे गुड 1 से, उतना ज़्यादा यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज करेगा, क्योंकि वो स्लोप डिसाइड करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट it is said that PPC is always concave to the origin. Now the next slide, which is the last slide of this chapter, and this is the one more important question which you need to know about. Why does marginal opportunity cost or MRT tend to rise? Marginal opportunity cost क्यों बढ़ता है या marginal rate of transmission हमेशा क्यों बढ़ता है? Let us take an illustration. अब मैं इसको फटाफट रीड करूंगा, I believe you will be able to understand.
Let us assume that entire farming land in an island is used for the production of coconuts, simply because it is best suited for this crop. जो पूरा farming land है वो coconuts के लिए use हो रहा है. Why? Because it is best for it. For their staple food, say rice, the people of this island are dependent on imports. Rice खाने के लिए imports पे depend कर रहे हैं वो लोग. Over time, the import of rice becomes difficult. धीरे धीरे जो rice का जो import है वो difficult होता जाता है. Accordingly, the people of the island decide to produce some rice in their own island. तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कोकोनट जहाँ पे हम पूरा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ज़मीन में हम राइस ग्रो करेंगे ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े. तो क्या होगा, दे डिसाइड टू शिफ्ट 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस. 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड वो निकाल के कोकोनट प्रोडक्शन से राइस के प्रोडक्शन में लगा देते हैं. The villagers would see to it that this land, 10 hectares, is such where the loss of output of coconuts is minimum. विलेजर्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ऐसा लैंड हम यूज़ करें जहाँ पे कोकोनट का इतना प्रोडक्शन ना हो रहा हो, और ऐसा लैंड हो जहाँ पर हम राइस यूज़ करें तो हमारे को ज़्यादा नुकसान ना हो. तो क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट द लॉस ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 20 टन्स ऑफ कोकोनट. तो हम अज्यूम करते हैं जिस लैंड पे उन्होंने किया वो चेंज किया फ्रॉम शिफ्टेड फ्रॉम गुड एक्स टू गुड वाई, दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम कोकोनट टू राइस. 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में 20 टन्स ऑफ कोकोनट्स का लॉस होगा उनको टोटल में. नाउ देयर इज अ नीड टू ग्रो मोर राइस. अब धीरे धीरे क्या हुआ, राइस ज़्यादा उगाना पड़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन तो हमेशा इंक्रीज ही करती है. इट वुड कंपेल द फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम मोर लैंड फ्रॉम कोकोनट्स टू राइस. तो अब कोकोनट से राइस की तरफ ज़्यादा लैंड लगाना पड़ेगा. नाउ लैंड विच इज़ मोर फर्टाइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट्स हैज़ टू बी यूज. अब जो लैंड फर्टाइल है कोकोनट के लिए आपको वो यूज़ करना पड़ेगा राइस के लिए. तो जो कोकोनट के लिए फर्टाइल है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा मात्रा में कोकोनट उगाएगा, राइस उतना नहीं उगा पाएगा. इट विल नॉट बी दैट सपोर्टिव फॉर राइस, लेकिन फिर भी उन्हें यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज द लेस फर्टाइल हैज ऑलरेडी बीन यूज. लेस फर्टाइल लैंड था वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया उन्होंने. Accordingly, when another 10 hectares are shifted from coconuts to rice, loss of output must be higher than before. तो जब अगला 10 हेक्टेयर यूज़ करेंगे बिकॉज इट वॉज फर्टाइल फॉर कोकोनट, लेकिन हम राइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें जो लॉस ऑफ आउटपुट है वो ज़्यादा होगा पहले से ज़्यादा. एंड दैट्स वाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज राइजिंग. Say now it is 30 tons of coconuts instead of 20 earlier. Continuing this exercise, we shall find that the loss of output of coconuts would keep increasing as more and more land is shifted from coconuts to rice. Increasing loss of output implies increasing marginal opportunity cost. तो अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को माने तो जो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है. सो नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन वाई अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज मे बी गिवन एज अंडर. इसको हम ऐसे बता सकते हैं, marginal opportunity cost tends to rise because as resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized uses disturb. जो उनका existing specialized use है वो disturb हो रहा है और इसी वजह से marginal opportunity cost है वो बढ़ता जा रहा है. When the specialized use of resources is increasingly disturbed, the loss of output must also be increasing. और जब specialized use disturb होता है तो loss of output will always increase, and that is what is the reason of opportunity cost always tends to rise. So over here we end the chapter number 2. I believe you all have understood. Any queries, as I have said you beforehand, give a call and ask me. Thank you so much. Do all your exercises, do all the assignments which will be sent forward after this, and we are going to send you the PDF also with this. Thank you everyone for watching this video. Thanks a lot.